Hello students, class 10th, I was teaching the history, the chapter making of the global world। तो इसमें हमने आपको बताया ना, आज हम पढ़ेंगे कनकस डिजीज एंड ट्रेड, यानी कि विजय, बीमारी और व्यापार। तो जो प्री मॉडर्न वर्ल्ड था स्ट्रेंग ग्रेटली इन द 16th century आफ्टर यूरोपियन सेलर फाउंड सी रूट टू एशिया एंड ऑल्सो सक्सेसफुल क्रॉस द वेस्टर्न ओशियन टू अमेरिका। ये कहता है कि जो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जब यूरोपियन जो दो लोग थे जहाजियों ने, यानी कि यूरोप जहाज से जो सफर करते थे, तो यूरोपीय जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया था। यानी कि यूरोप के नाविक थे वो, तो यूरोप के नाविकों ने जब एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया तो बहुत वो कामयाब हो गए, यानी कि वो आसानी से अमेरिका तक पहुंच सकते थे, क्योंकि एशिया तक का समुद्री रास्ता उन्होंने ढूंढ लिया। तो इस तरीके से वो पश्चिमी सागर को पार करते हुए वेस्टर्न ओशियन यानी पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका पहुंच सकते थे वो, क्योंकि उन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढा यूरोपियन नाविक ने, और पश्चिमी सागर को पार करके अमेरिका तक जब वो पहुंच गए तो उन्हें क्या लगा, प्री मॉडर्न वर्ल्ड क्या हो गया, जो 16वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं आधुनिक जो विश्व था वो कैसा देखने लगा, श्रैंक ग्रेटली, छोटा सा, सिकुड़ सा गया, यानी कि बहुत छोटा दिखने लगा। फॉर सेंचुरी, शताब्दियों तक हम देख सकते हैं, इससे पहले सेंचुरी, कई शताब्दियों पहले तक जो इंडियन ओशियन था, हिंद महासागर, हैड टू बी नोन बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स। ये कहना चाह रहा है कि हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता जो व्यापार था और तरह तरह के जो सामान थे, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, इट एंड क्राइस क्रॉसिंग इट्स वाटर्स। कहने का अर्थ है हिंद महासागर के पानी में जो फलता फूलता व्यापार था, तरह तरह के सामान और लोग, ज्ञान और परंपराएं एक दूसरी जगह तक आ जा रही थी, और द इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो भारतीय उपमहाद्वीप था वह सेंट्रल टू दिस फ्लो। कहने का अर्थ है भारतीय उपमहाद्वीप में इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। जो ये प्रवाह रास्ता था, इसमें क्रूशियल पॉइंट था एंट्री ऑफ यूरोपियन, और इसी तरह यूरोप की आवाजाही से जब यूरोप के लोगों ने आना शुरू कर दिया, उनकी आवाजाही बढ़ने लगी, तो इन प्रवाह की दिशा यूरोप की तरफ। तो सम ऑफ दी, इनमें से कुछ लोग क्या हुआ, यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगे। अब यूरोप के कुछ लोग यहाँ आने लगे, तो यहाँ के कुछ लोग क्या होने लगे, यूरोप की तरफ को मुड़ने लगे। बिफोर इट्स डिस्कवरी, अपनी खोज से पहले अमेरिकन हैड बीन कट ऑफ, अमेरिका जो था पूरी दुनिया से कट ऑफ रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि अपनी खोज से पहले लाखों साल पहले तक अमेरिका का दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं था। इट मीन्स अमेरिका वाज क्वाइट एलाइन था, वो पूरी दुनिया से उसका कोई खास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मिलियन साल पहले की बात है, यानी कि हजारों साल पहले। लेकिन बट फ्रॉम द 16th century, याद रखिएगा 16th century से इट वास्ट लैंड, जो इसका बड़ी भूमि थी, बेहिसाब फसलें, एबंडेंट क्रॉप्स, यानी पर्याप्त मात्रा में जो फसलें थी और जो खनिज थे वो क्या होने लगे, ट्रांसफॉर्म, ट्रेड, व्यापार में बदलने लगे, और हर दिशा में जो जीवन था वो क्या हुआ, चेंज होने लगा, लोगों का जीवन स्तर तो बदलने लगा, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ। जो प्रीशियस मेटल्स थे, जो कीमती धातुएं थी, पर्टिकुलरली सिल्वर, जिसमें कि चांदी, फ्रॉम माइंस, जो खानों से कीमती धातु चांदी निकाली जाती थी, लोकेटेड इन द प्रेजेंटेड डे पेरू और मैक्सिको। इट मीन्स जो आज का पेरू और मैक्सिको है, उसमें मौजूद खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं जैसे कि चांदी है, उसने क्या किया, इनहैंस्ड, यानी कि यूरोप की जो संपदा थी उसमें बढ़ोतरी करी। यानी कि यूरोप में बढ़ते हैं पेरू और मैक्सिको, तो कहीं ना कहीं एक कीमती धातु चांदी के खनिज वहां पर पाए जाने से यूरोप की संपदा को, खनिज संपदा में बढ़ावा मिला, और एन
फाइनेंस्ड विद द ट्रेड विथ एशिया, और एशिया के साथ क्या किया, व्यापार की जो गति थी, गति प्रदान हुई। लीजेंस स्प्रेड इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में आते आते क्या हुआ, यूरोप से दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से सुनने को मिले। लीजेंड्स कहते हैं, यानी कि जो किस्से कहानियां थी वो फैलने लगे 17वीं शताब्दी तक यूरोप में और साउथ अमेरिका में। फेबल वेल्थ, यानी कि ऐसा सुनने को मिला कि 17वीं शताब्दी के आते थे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे कि दक्षिण अमेरिका में इतनी सारी धन संपदा थी कि यूरोप के लोग भी उसके बारे में बात करने लगे। मैनी एक्सपेडिशन, यानी कि किंवदंती जो एक अपवाद होते हैं, किंवदंती जो थी, किंवदंतियों की बदौलत वहां के लोग जो थे सर्च ऑफ एल डोराडो एंड फेबल सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि एल डोराडो को सोने का शहर मानने लगे वो कि वहां इतना ज्यादा सोना था, और उसकी खोज में बहुत सारे अभियान शुरू कर दिए। एक्सपेक्टेशन जो थे सी ऑफ इन सर्च ऑफ एल डोराडो, जो कि एक सोने की नगरी का एक काल्पनिक शहर था जिसको शायद लोगों के द्वारा बहुत बातें की जाती थी। अब अगर हम बात करें जो पुर्तगीज थे, पुर्तगाली और स्पेनिश, उन्होंने क्या किया, कनक्वेस्ट द कोलोनाइजेशन, उसने क्या किया, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं के बीच का सिलसिला शुरू हो गया। यानी कि जो पुर्तगाली थे, स्पेनिश थे, उनकी बस्तियां बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। जो यूरोपियन थे, कनकस वाज नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, इसका अर्थ है जो यूरोपीय सेनाएं थी केवल अपनी सैनिक ताकतों के दम पर नहीं जीतती थी। जो यूरोपियन जो थे, यानी यूरोपियन जो लोग थे, वो कनकस जीतते तो थे, वर्ड नॉट जस्ट ए रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर, यानी केवल अपने ताकत के दम पर नहीं जीतते थे। तो कैसे जीतते थे वो, इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कंकर, स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो कोई था ही नहीं। इट मीन्स अगर हम जो स्पेनिश लोग थे उनके जीत की बात करें, वॉज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन, उनके पास कोई मिलिट्री हथियार नहीं था। इट वॉज द जम्स, बल्कि क्या था उनके पास, यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे। इट वॉज द जम्स सच एज दोज स्मॉल पॉक्स, यानी जो चेचक जैसे कीटाणु थे वो हथियार थे। दे कैरीड ऑन देयर पर्सन, जो क्या करते थे, स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जहां पहुंचे थे। जैसे स्पेनिश लोग आए थे, स्पेनिश लोगों के साथ ये चिकन पॉक्स के कीटाणु भी उनके साथ गए थे। बिकॉज ऑफ देम आइसोलेशन, क्योंकि ऐसा माना जाता था लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में अमेरिकन ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैज नो इम्यूनिटी। तो बहुत सालों तक तो अमेरिका दुनिया से अलग थलग रहा था, आइसोलेशन रहा था, एकांत, मतलब उसने पूरी दुनिया से अमेरिका का कोई कनेक्शन नहीं था। तो अमेरिका से कोई कांटेक्ट ना होने के कारण क्या था, लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाले इन बीमारी से बचने की रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी। तो चूंकि अमेरिका जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, यानी कि अमेरिका के जो मूल निवासी थे, वहां के रहने वाले लोग, उनके पास इतनी इम्यूनिटी भी नहीं थी कि दिस डिजीज दैट केम फ्रॉम यूरोप, जो ये बीमारी यूरोप से आ रही है, यानी स्पेन के लोग जो सैनिक वहां आ रहे थे अमेरिका में, उनके पास तो ऐसे मिलिट्री हथियार थे नहीं, लेकिन वो फिर भी कैसे जीत गए, क्योंकि अमेरिका लंबे समय तक दुनिया से अलग रहा था और अमेरिका के निवासियों की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कि वो यूरोप से पहुंचने वाले इस जो कंटिनेंट्स था, इंट्रोड्यूस स्प्रेड डीप इनटू कॉन्टिनेंट इवन यूरोप रीचिंग दियर, यानी कि जो बीमारी थी दैट जो यूरोप से आई थी, स्मॉल पॉक्स, पर्टिकुलरली प्रूव्ड, ये यकीन हो गया था कि वो क्या थी, वहां पर उनके लिए जानलेवा थी। तो अमेरिका जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, वहां के रहने वाले, उनके पास इतनी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी कि वे इस बीमारी को, यूरोप से आने वाली इस बीमारी का सामना कर सकें। स्मॉल पॉक्स
इन पर्टिकुलर प्रूव्ड, इसलिए स्मॉल पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स था ये क्या साबित हुआ, एक मारक साबित हुआ, एक मारने वाला साबित हुआ, डेडली किलर। वंस इंट्रोड्यूस इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट। एक बार संक्रमण जब शुरू हो गया था तो ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई, कोरोना की तरह। स्प्रेड डीप इनटू कॉन्टिनेंट अहेड इवन एनी यूरोपियन रीचिंग देयर, और इससे पूरे समुदाय को खत्म कर डाला। इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता चला गया। इट किल्ड एंड डिक्रिमिनेटेड एंड होल कम्युनिटी पेविंग द वे फॉर कंकर। पूरे समुदाय को जब इसने अपनी चपेट में ले लिया तो इसके जो घुसपैठिए थे वहां पर अमेरिका में, उनकी जीत का जो रास्ता था वो बहुत क्या हो गया, आसानी से वो जीत गए, क्योंकि बीमारी से लड़ने की क्षमता तो वहां अमेरिकन सैनिकों के बाद थे नहीं, और रोग प्रतिरोधक क्षमता वो दिन ब दिन कमजोर होती गई, क्योंकि दुनिया से अलग थलग रहा था बहुत सालों तक अमेरिका। गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड, और अगर हम कहें कि बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गन्स कुड बी ब्रॉट, गनें खरीदी जा सकती हैं, या कैप्चर्ड छीनी जा सकती हैं, और टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स, और किसके हमलावर जो होता है, इन्वेडर मतलब हमलावर, हमलावर के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं बंदूकों को छीन कर या खरीद कर। बट नॉट डिजीज, लेकिन बीमारी को नहीं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चेचक की जो बीमारी थी उसको नहीं किया जा सकता था, क्यों नहीं किया जा सकता था? स्मॉल पॉक्स विद द कंकर वाज मोस्टली इम्यून। इसमें क्या था, क्योंकि तो किस तरीके से हमने देखा कि जो बंदूकें थी उसको तो खरीदा जा सकता था या छीना जा सकता था, और टर्न अगेंस्ट द इन्वेडर्स यानी कि हमलावर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था। बंदूक को हम छीन सकते हैं या बंदूकें खरीद सकते हैं, बट नॉट डिजीज, लेकिन एक चेचक जैसी खतरनाक बीमारी को नहीं किया जा सकता था उनके खिलाफ प्रयोग। ऐसा क्यों? क्योंकि विच द कंकर्स वेर मोस्टली इम्यून, क्योंकि जो बहुत सारे कंकर्स यानी विजेता थे उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो काफी अच्छा था, उनके पास बचाव के तरीके भी थे, उनके शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो बहुत अच्छी थी। 19वीं अंटिल द 19th सेंचुरी में, अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो यूरोप में जो क्या था, गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और भूखमरी बहुत ज़्यादा थी। भूख का ही हर जगह कॉमन इन द यूरोप में हर जगह पर भूखमरी और गरीबी देखी जाती थी। सिटीज वेर क्राउडेड, और शहर जो थे, शहर की अगर हम बात करें वहाँ बेहिसाब भीड़ थी, क्राउडेड था बिल्कुल, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी। एंड डेडली डिजीजेज, और बेहिसाब क्या थी, बीमारियों का बोलबाला भी था हर तरफ, चारों ओर जितनी ज़्यादा जनसंख्या थी उनके पास खाने के लिए नहीं था, गरीबी इतनी थी, भूखमरी थी और बीमारियां ही बीमारियां थी वहाँ। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट वेर कॉमन, तो वहाँ पर जो धार्मिक टकराव थे, अलग अलग धर्म के जो लोग थे उनमें टकराव होना बहुत आम बात थी। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स, और इसके साथ साथ धार्मिक असंतुष्टि। डिसेंटर्स मीन्स होता है, इनमें धार्मिक असंतुष्टि भी थी, एक धर्म के लोग दूसरे धर्म से संतुष्ट नहीं थे। वेर परसिक्यूटेड, उनको क्या किया जाता था, परसिक्यूटेड मतलब उत्पीड़न किया जाता था उनका। थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लड यूरोप, इसी तरह से कई सारे लोग यूरोप से भाग गए एंड अमेरिका, और अमेरिका में जाके बसे। हियर बाय 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्कड बाय स्लेव्स, जो प्लांटेशन वर्क किया जाता था अमेरिका में वो इन गुलामों दासों के द्वारा किया जाता था। तो हजारों 18वीं सदी अमेरिका में जो अफ्रीका से पकड़कर लाए गए थे, 18th सेंचुरी तक जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, जो स्लेव थे, जो कैप्चर्ड किए गए थे, कहां से, अफ्रीका से। वेर ग्रोइंग कॉटन, वो क्या कर रहे थे वहां पर, जो बहुत सारे यूरोप के जो लोग थे वो लोग क्या कर रहे थे, अफ्रीका से उन गुलामों को पकड़ के, दासों को पकड़ के लेके आए थे, और जो क्या कर रहे थे अमेरिका में यूरोपीय बाजार के लिए
कपास और चीनी का उत्पादन कर रहे थे यूरोपियन मार्केट के लिए। और 18 अंटिल द वेल इनटू 18 सेंचुरी, यानी 18वीं जो शताब्दी का समय था उसके बीच जाने के बाद चाइना एंड इंडिया वेर अमंग द वर्ल्ड रिचेस्ट कंट्री। चाइना और इंडिया जो थे वर्ल्ड के सभी धनी देशों में गिने जाते थे। दे वेर ऑल्सो प्री एमिनेंट, यानी कि हम कह सकते हैं जो प्री एमिनेंट होता है कि उन्हीं का दबदबा था। प्री एमिनेंट मीन्स उन्हीं का क्या था, दबदबा था एशिया में, एशिया के व्यापार में। हाउएवर फ्रॉम 15th सेंचुरी, यहां तक कि अगर हम 5वीं शताब्दी की बात करें, 15वीं शताब्दी की बात करें, चाइना इज सेड, तो चाइना को क्या कहता था, चीन दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिए थे। क्यों, ऐसा क्यों किया होगा? 15th सेंचुरी तक चाइना इज सेड टू हैव रिस्ट्रिक्टेड ओवरसीज, यानी कि दूसरे देशों के साथ उन्हें रिस्ट्रिक्शन किया एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, और क्या कर दिया उसने, दुनिया से अलग थलग हो गया। आइसोलेशन मीन्स तो आजकल काफी पॉपुलर है ये वर्ड आइसोलेशन। दुनिया से अलग थलग हो गया, एकांत में पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? चाइनाज रिड्यूस रोल एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस। इस तरह से क्या हुआ, चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते अब चीन का जो महत्व था वो क्या हो गया, घट गया। द चाइनाज रिड्यूस रोल, चाइना का रोल कम हो गया, एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका, और अमेरिका का जो महत्व वो बढ़ गया। और इस कारण से अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र, जो विश्व व्यापार था, जो वर्ल्ड ट्रेड था, वो वेस्टवर्ड यानी कि पश्चिम की ओर को बढ़ गया। सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड। यूरोपियन नाउ, जो यूरोपियन लोग थे, अब इमर्ज्ड एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, यानी कि अब यूरोप ही विश्व व्यापार के लिए जाना जाने लगा, एक ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड के रूप में अब यूरोप की ज्यादा पहचान होने लगी। तो इस तरह से इसमें एक पिक्चर्स दिखाई गई है, इसमें हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो गुलाम होते थे उनको बेचा जाता था। जो एक खरीदार दिख रहा है इसमें, एक प्रोस्पेक्टिव बायर है, इसमें एक खरीदार नीलामी के लिए केयरफुली इंस्पेक्टिंग स्लेव्स, वो क्या कर रहे हैं, इंस्पेक्ट कर रहे हैं। जो एक तो एक खरीदार दिखाई दे रहा है इसमें, बायर्स केयरफुली इंस्पेक्ट कर रहे हैं स्लेव्स को, लाइंस अप बिफोर द ऑक्शंस, यानी खड़े गुलामों को जो कतार में खड़े हुए उनको गौर से देख रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पर्सन है जो इन गुलामों को खरीदना चाह रहा है, यहाँ पर लिखा है ऊपर स्लेव करके, तो यहाँ खड़े इनको बड़े गौर से देखा जा रहा है। और इसमें हम ये देख रहे हैं, यू कैन सी 2 चिल्ड्रंस अलॉन्ग विथ 4 वुमेन, यहाँ पर हम 4 महिलाओं के साथ 2 बच्चों को भी देख रहे हैं। 4 वुमेन्स, चिल्ड्रंस अलॉन्ग विथ 4 वुमेन्स एंड 7 मैन, और 7 मैन है जिन्होंने की टॉप हैट पहनी है, एंड सूट वेटिंग टू बी सोल्ड, जिन्हें अपने बिकने का शायद इंतजार है। वो अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को क्या करते थे, अच्छे कपड़े पहना देते थे, तक अच्छे कपड़े पहनाएंगे उनको तो उनको अच्छी कीमत मिलेंगी गुलामों की। एंड टू अट्रैक्ट द बायर्स, बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इन गुलामों को बहुत अच्छे कपड़े पहना देते थे। एंड वेर ऑफन ड्रेस इन देयर बेस्ट क्लोथ। इस तरह से हमने देखा किस तरह से 19th सेंचुरी में तो अंतर पड़ा होगा। आई होप यू अंडरस्टूड।